प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 के लिए हम भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो बुक है उसका अध्ययन कर रहे थे और लास्ट हमने भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर चर्चा कर रहे थे कि कौन कौन सी भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं जिसके माध्यम से हमारा जो धरातल है वो असमतल रहता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की आंतरिक बलों द्वारा, बाह्य बलों द्वारा विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी की जाती है और जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। अलग अलग प्रकार से हम जर्नल फॉर्म में इसको पढ़कर आ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ना इसको प्रारंभ करेंगे। लास्ट हमने ये बात की थी, लास्ट ये प्रश्न था हमारा कि क्या वास्तविकता में जो बाह्य जनिक या आंतरिक जनिक जो गतिविधि होती है उससे हमारा जो धरातल है वह असमतल रहता है, समतल प्राय नहीं है, उबड़ खाबड़ या यूँ कह लीजिए कहीं ऊंचाई है कहीं नीचाई है। तो इसके लिए क्या वास्तविकता में गुरुत्वाकर्षण बल और ढाल की प्रवणता क्या महत्वपूर्ण कारक होता है? क्या इसी की वजह से ये हमें असमतल दिखाई देता है? तो इसके पीछे क्या वजह है? तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन मार्क सामने रखा था। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के जो फोर्सेस हैं, चाहे वो एंडोजेनेटिक फोर्स हो चाहे एक्सोजेनेटिक फोर्स हो, वो किस प्रकार से एक्टिविटी करते हैं और उस व्यक्ति एक्टिविटी से क्या वास्तविकता में कोई परिणाम निकल कर आता है, कोई रिजल्ट निकलता है। और इसके पूर्व में हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर अध्ययन कर रहे थे तो वहाँ पर भी हमने चर्चा की थी कि जो आंतरिक भूभाग है उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी होती है और उस एक्टिविटी से क्या रिजल्ट निकल के आते हैं, क्या उसके परिणाम होते हैं, उसकी हम चर्चा पहले अध्याय में कर चुके हैं। अब यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं पढ़ रहे हैं, यानी भूमि का जो इंटीरियर पार्ट है और प्लस अपर पार्ट है, वहाँ जो एक्टिविटी हो रही है, वहाँ जो आकृतियाँ बन रही है, उनके प्रोसीजर किस प्रकार के हैं, क्या प्रोसीजर हो रहे हैं और क्या हमें वहाँ रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि हम शुरुआत करेंगे अंतर्जनित प्रक्रियाओं की, कि जो अंतर्जनित प्रक्रिया हैं वो कौन कौन सी होती हैं, एंडोजेनिक फोर्स कौन कौन से होते हैं और इस एंडोजेनिक फोर्स में किस प्रकार से कौन कौन सी एक्टिविटी होती है और वह किस प्रकार से धरातल पर हमें शो होती है, प्रदर्शित की जा सकती है या प्रदर्शित होती है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। और इस सीरीज़ में आप बने रहें, लेक्चर के शुरुआत से लेकर अंत तक आप बने रहें, ताकि लेक्चर्स में जो भी आपको प्रोवाइड करता हूँ लेक्चर्स, चाहे वो 11th हो 12th हो, वो सारे इम्पोर्टेंट हैं, अच्छे से गहनता से समझाया जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट कोई बात है, वो आप तक पहुँचते रहें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस लेक्चर की अंतर्जनित प्रक्रियाएं या एंडोजेनेटिक प्रोसेस की। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल या स्रोत होती है। देखिए, अभी हम चर्चा पहले वाले अध्याय में भी करके आए थे, जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे तो हम वही चर्चा कर रहे थे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस हैं, क्या वास्तविकता में वह भू आकृतियों या उनकी प्रकृतियों में किसी प्रकार का कोई सोर्स है या कोई बल या कोई ऐसा एक्टिविटी कर सकता है जिसके माध्यम से वो भू आकृतियों की प्रक्रियाओं में कोई योगदान दे। तो यहाँ ये बात आ रही है कि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वो भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक प्रमुख बल या सोर्स होती है। पृथ्वी के अंदर
पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अतिड्योधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ क्या चर्चा कर रहे हैं हम दोस्तों, कि मोस्टली पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है ना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ का जो पार्ट है, वहाँ जितनी भी ऊर्जा है वो ऊर्जा किसी न किसी रूप में है। जैसे नंबर 1 रेडियोधर्मी क्रियाएं, ठीक है। यहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके माध्यम से कुछ क्रियाएं, रेडियोधर्मिता जो पदार्थ होते हैं उसके माध्यम से यहाँ कन्वेंशनल करंट वगैरह चलती है। तो शायद रेडियोधर्मी जो प्रक्रियाएं होती हैं या क्रियाएं होती हैं उसके माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न होती हैं। यह घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण के कारण कुछ ऐसी एक्टिविटी भी हो सकती है कि जो घूर्णन की जो एक्टिविटी है हमारी पृथ्वी की, या जो ज्वारीय घर्षण होता है, जो ज्वार भाटा जल में आता है उसके घर्षण से भी कुछ एक्टिविटी हो सकती है जिसके माध्यम से वो कोई ऊर्जा विशेष या कोई ऐसा मटेरियल या ऐसा पदार्थ जो आंतरिक भाग से ऊपर की ओर आता हो, या पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होना। यानी हमारी पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो वो भी उस समय हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी, या यूँ कह लीजिए जितने भी ग्रह हैं वो सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से एक आग का गोला रहे होंगे, और समय के साथ साथ इन्होंने अपने आकार में परिवर्तन किया और अपनी जो यथास्थिति है उसको किस तरह से बनाया, ये एक सोचने का विषय है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण, यानी कि जो डिस्ट्रोफिज्म फोर्स होता है उससे किस प्रकार से, ठीक है, दो तरह के हो गए यहाँ पर। भूतापीय प्रवणता की प्रवणता एवं अंदर से निकलने वाला जो ऊष्मा प्रवाह से जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो पटल विरूपण व ज्वालामुखीता को प्रेरित करती है। देखिए पटल विरूपण या डिस्ट्रोफिज्म फोर्स एक प्रकार से यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, कहीं पर घाटियाँ, कहीं पे भ्रंश, इस प्रकार की एक्टिविटी संबंधित है। इसका संबंध इसी से है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रवाह भूपटल की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते। देखिए भूतापीय प्रवणता यानी कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप की जो ग्रेडियंट है, प्रवणता है, एवं अंदर की ऊष्मा प्रवाह जो ऊष्मा प्रवाह होता है, साथ ही साथ भूप्रपट्टी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण, यानी भूप्रपट्टी की मोटाई हर जगह अलग अलग थोड़ी थोड़ी पाई जाती है। क्योंकि जब हम इंटीरियर ऑफ द स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें 3 से लेकर 30 किलोमीटर की गहराई तक देखते हैं, हर जगह अलग अलग देखने को मिलती है। तो ये जो मोटाई है, दृढ़ता है इसकी, उसके अलावा भूतापीय प्रवणता है, ऊष्मा प्रवाह है, ये हर जगह एक सा समान नहीं होता, अलग अलग देखने को मिलता है। अतः विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूप्रपट्टी की सतह असमतल होती है। यानी हम क्या देखते हैं, विवर्तनिक हलचल जो होती है, टेक्टोनिक मूवमेंट जो होता है, उसके द्वारा हम क्या देखते हैं, जो मूल प्रपट्टी है हमारी, जो भूप्रपट्टी हमारी बनी हुई है, वो भूप्रपट्टी असमतल है, समतल नहीं है। और जब समतल नहीं है तो हम यही तो पढ़ना चाह रहे हैं कि धरातल समतल क्यों नहीं है या धरातल असमतल क्यों है। बात वही है कि असमतल होने के पीछे कारण यही है कि यहाँ जो भूतापीय प्रवणता है, जो प्रवाह यहाँ से ओरिजिन होता है, ऊष्मा जो निकलती है, भूप्रपट्टी की मोटाई हर जगह अलग अलग है, उसकी जो थिकनेस है वो अलग अलग है। तो यही कारण है कि जो अंतर्जनित बल होते हैं उनके कार्य समान नहीं होते, और जब उनके कार्य समान नहीं होंगे तो जो बाह्य एक्टिविटी होगी या बाहर जो प्रोसीजर बनेगा इनसे वो भी अलग अलग होगा। और जब प्रोसीजर अलग अलग होगा तो उस पर क्रिया करने वाले जो भी पदार्थ हैं, तत्व हैं, कारक होंगे, वो भी अलग अलग उसी अलग अलग समय में अलग अलग कार्य करेंगे। तो यहाँ यही बताया गया है कि विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल जो भूप्रपट्टी की सतह है वह कैसी है, असमतल होती है। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पटल विरूपण या डिस्ट्रोफिज्म फोर्स क्या होता है, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। सभी प्रक्रियाएं जो भूप्रपट्टी को संचालित, उत्थापित तथा निर्मित करती है पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। क्लियर हो गया। यहाँ बात यह है कि पटल विरूपण क्या है। आपसे प्रश्न पूछा जाए पटल विरूपण क्या है,
या डायस्ट्रोफिज्म फोर्स क्या है। तो सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पट्टी को क्या करती है, संचालित करती है, ठीक है, संचालन का कार्य कर रही है, उत्थापित कर रही है, उठाने का कार्य कर रही है, निर्मित कर रही है, कुछ नया बना रही है, वो सभी एक्टिविटी क्या है, पटल विरूपण है। वो सभी एक्टिविटी क्या है दोस्तों, पटल विरूपण। पटल विरूपण का मतलब क्या होता है कि डायस्ट्रोफिज्म फोर्स मतलब किसी धरातलीय भाग का ऊपर उठना, किसी का धरातलीय भाग का नीचे बैठना, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी डायस्ट्रोफिज्म फोर्स का उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण, भूपर्पटी की पर्वत निर्माण तथा भूपर्पटी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली पर्वतनी प्रक्रियाएं, यानी कि किसी तीक्ष्ण वलन, ये जो वलन है, इस तीक्ष्ण वलन के माध्यम से हम ये देखते हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। और अलग अलग एक्टिविटी में हम क्या देख रहे हैं कि पर्वतों का निर्माण होता है, घाटियों का निर्माण होता है, ठीक है। इस प्रकार से किसी पर्वत का निर्माण हो जाना, फिर घाटियों का निर्माण हो जाना, तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। सेकंड, धरातल के बड़े भाग के उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीप संरचना या रचना संबंधित प्रक्रियाएं, यानी धरातल का जो बहुत बड़ा भाग है उसका उत्थापन होना, यानी ऊंचा उठना, ठीक है, समय के साथ साथ ऊंचा उठ जाना, ठीक है। विकृति आ जाना, पर्वत पठार विकृति आ जाना, यानी उनका शेप में चेंज आ जाना, विकृति हो जाना। विकृति में संलग्न महाद्वीप संबंधित प्रक्रियाएं, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो हम मोस्टली क्या देखते हैं दोस्तों कि महाद्वीपों पे जो प्रक्रियाएं हो रही है या जो एक्टिविटी वहाँ हो रही है वो किस प्रकार की उत्थापन की क्रिया भी वहाँ चलती है, और साथ ही साथ वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की विकृतियाँ भी आती हैं। अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप। अब हम क्या देखते हैं, जो छोटे स्थान होते हैं, छोटे पार्ट होते हैं, वहाँ क्या होता है, संचलन होता है, मूवमेंट होता है, और मूवमेंट होने से भूकंप आता है। तो ये भी एक प्रकार से क्या हो गया, पटल विरूपण एक उदाहरण हो गया। परपटी प्लेट के, यानी जो परपटी भाग होता है उसका प्लेट के क्षैतिज संचलन करने में प्लेट विवर्तन की भूमिका होती है। यानी कि जो अभी हम चर्चा करके आए थे पहले, आपको ध्यान होगा जब हम अब आपको बता रहे थे भूकंप या ज्वालामुखी जो एक्टिविटी होती है वो प्लेटों के माध्यम से है, और जितने भी महाद्वीप है, महासागर, सब प्लेटों पे बने हुए हैं, सब प्लेटों पे संचित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्लेटें हैं उनके कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं, क्षैतिज संचलन होता है, और जिसके कारण प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका बढ़ जाती है। प्लेट विवर्तनिकी या प्रवर्तनी की प्रक्रिया में भूपर्पटी वलयन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है, ठीक है। महाद्वीप रचना के कारण साधन विकृति हो सकती है, यानी कि जब हम ये देखते हैं कि जब किसी भूपर्पटी में बहुत अधिक वलन आता है तो उसमें तीक्ष्णता आती है। जैसे सपोज हम यूँ माने कि किसी पर्वत का निर्माण हो रहा है ना, किसी पर्वत का निर्माण हुआ, तो आप देखें पर्वत का निर्माण इस तरह से हुआ यहाँ तक, तो ये क्या है, एक तीक्ष्ण विकृति आई है, ठीक है। पर पठार का निर्माण हुआ तो पठार इस तरह से बना, तो विकृति आई है लेकिन कम आई है। मैदान बना तो मैदानी। अब महाद्वीप जितने भी हैं उन महाद्वीपों पर पर्वत पठार मैदान बने हैं। इसका मतलब क्या है कि जो महाद्वीप रचना है उसमें साधारण विकृति है, वो समुद्र तल से ऊंचे उठे, साधारण है, लेकिन उन पे पर्वत पठार मैदानों का निर्माण हुआ है, इसका मतलब उनमें वलयन हुआ है और उसमें तीक्ष्णता अधिक देखने को मिली है, यानी तीक्ष्णता से विकृति हो गई है ना, ये हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पर्वतनी पर्वत निर्माण प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया है। यानी जब पर्वतों का निर्माण करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं कि पर्वत का निर्माण होना, ठीक है, और महाद्वीप की रचना करते हैं तो उसका महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से पर्वतनी महाद्वीप संरचना या रचना भूकंप एवं प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रियाओं से भूपर्पटी में भ्रंश तथा विभंग हो सकता है, ठीक है। अब जो भूपर्पटी होती है ना दोस्तों, भूपर्पटी में भ्रंश और विभंग जैसी स्थिति देखने को मिलती है। जैसे भ्रंश का मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज मान लीजिए कि ये एक समतल भूभाग है, ये कोई समतल भूभाग है।
अब इस समतल भूभाग में भूकंप की एक्टिविटी हो सकती है या प्लेट विवर्तनीय एक्टिविटी हो सकती है, तो हो सकता है ये भाग यहाँ से थोड़ा सा क्रैक हो जाए। यानी क्रैक का मतलब क्या हुआ कि जो पहले समतल भूभाग था, ये पूरा जो समतल भूभाग है, अब इस भूभाग में बीच में क्रैक हो गए। अब जब क्रैक हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पार्ट अलग हो जाएगा और ये पार्ट अलग हो जाएगा। मान लीजिए इस बीच वाले भाग में क्रैक आ गए, ठीक है, यहाँ क्रैक आ गए, तो फिर ये भाग कैसे होगा, देखो बताता हूँ मैं आपको। ये भाग फिर आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। क्रैक किसी भी, जैसे आप देखते हैं ना दीवार में क्रैक आ जाते हैं ना, दीवार में क्रैक आएंगे ना तो एक पार्ट आपको अलग दिखाई देगा, एक पार्ट आपको अलग दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जब क्रैक नहीं थे तो पार्ट एक ही था, तो उसमें क्रैक क्यों आए, उसमें क्रैक आने का कारण क्या था, है ना। तो यहाँ ये बताना चाह रहा है कि जो भूप्रपट्टी में भ्रंश हुआ, विभंग आया या कोई भाग नीचे की ओर चला गया, तो उसका मूल कारण क्या था, भूकंप आना हो सकता है, ठीक है। प्लेट विवर्तनी की हो सकती है, कोई मूवमेंट हो सकता है प्लेटों के अंदर, आगे आगे पीछे का कोई मूवमेंट हो जाए। तो इस प्रकार से हम ये जान पा रहे हैं कि इसमें भ्रंश और विभंग जैसी स्थिति क्यों बन रही है, इसके पीछे कारण क्या है। तो यदि जहाँ हम निवास कर रहे हैं उसके आसपास की भूमि बिल्कुल समतल है, लेकिन अचानक वहाँ भूकंप आ जाए, ठीक है, या अचानक कोई भाग आपके आसपास का कोई धरातलीय भाग है, समतल धरातलीय भाग है, वो ऊपर उठ जाए या वो भाग नीचे चला जाए, या जहाँ आप रहते हैं वो भाग ऊपर हो जाए या वो नीचे चले जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या है, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ बन रही है, ठीक है। यहाँ कोई भाग ऊपर उठना, किसी भाग का नीचे रह जाना तो विभंग, ठीक है, दो भागों का अलग हो जाना, भ्रंश का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन तथा तापक्रम में परिवर्तन होता है। ये नेचुरल है कि यदि हम उस प्रक्रिया के द्वारा हम क्या देखते हैं, वहाँ दबाव भी आ सकता है, आयतन और तापमान की प्रक्रिया वहाँ बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, जिसके फलस्वरूप शैलों का कायांतरण प्रेरित होता है। ये पिछले अध्याय में हम ये पढ़कर आए हैं कि यदि वहाँ दबाव की एक्टिविटी होती है, आयतन की एक्टिविटी होती है या तापमान की एक्टिविटी होती है, तो वहाँ पर क्या एक्टिविटी देखने को मिलेगी या किस प्रकार का हमें मूवमेंट या शैलों का किस प्रकार से देखने को मिलता है, तो कायांतरण प्रकार की शैलों का निर्माण देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ज्वालामुखीता कि क्या वास्तव में यहाँ से कुछ इम्पैक्ट पड़ता है क्या, देखते हैं। ज्वालामुखीता के अंतर्गत पिघली हुई शैलों या लावा का भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण, ये हम पढ़कर आए हैं, आपको अच्छे से ध्यान होगा। लास्ट चैप्टर में हमने यही पढ़ा था कि दोस्तों आंतरिक और बाह्य ज्वालामुखी स्वरूप कौन कौन से होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए अच्छे से। इस पुस्तक की द्वितीय इकाई के ज्वालामुखी शीर्षक और पिछले अध्याय में आप आग्नेय शैलियों के शीर्षक अंतर्गत ज्वालामुखीता के बहुत बड़े पक्षों का अध्ययन कर चुके हैं, तो यहाँ बार बार वो चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप दो जगह पढ़कर आ गए। जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ आपने ज्वालामुखी के आंतरिक जो और बाह्य जो स्थलाकृतियाँ उसका आपने चर्चा की थी, वहाँ हमने उसका अध्ययन किया था। और फिर लास्ट हमने जो आग्नेय शैलें पढ़ी, तो आग्नेय शैलों का निर्माण कैसे होता है ये हमने बात कर ली। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छे से वो चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आंतरिक क्षेत्रों में ये आंतरिक जनित जो बल है वो भूकंप हो सकता है, प्लेटों का संचरण हो सकता है, ज्वालामुखीता हो सकता है। तो ये देखने को मिला है कि आंतरिक भूभाग में ये आंतरिक जो संरचना है पृथ्वी की, वहाँ इस प्रकार से मूवमेंट हो सकता है, जिसको हमने अंतर्जनित बल यानी इंडोजेनेटिक फोर्स का वहाँ पे नाम हमने दिया। अब देखिए दोस्तों, हम क्या बात कर रहे हैं, एक्सोजेनिक फोर्स, यानी कि वह बल जो धरातल के ऊपरी क्षेत्रों पे लग रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज हम यूँ कहें कि भूकंप, ज्वालामुखी या प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ या महाद्वीपों की रचना हुई या पर्वतों की रचना हुई, ये रचना होने के बाद क्या इन पे कोई मूवमेंट काम करता है, तो यस, मूवमेंट काम करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। यदि आप अपने आंगन में, ठीक है, या फ्लावर पॉट में यदि आप फूल लगाते हैं, कोई वृक्ष लगाते हैं बाहर की तरफ, तो आप देखिएगा यदि आपने 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 से लेकर 10 दिन तक आप उसकी एक्टिविटी देखें, तो आप उसको पानी डाल रहे हैं, ठीक है, आप उसको खाद डाल रहे हैं, तो ये तो आप स्वयं कर रहे हैं, ये एक्टिविटी आपके द्वारा हो रही है। लेकिन क्या दूसरी एक्टिविटी जो हो रही है, जैसे सूर्य का प्रकाश उसको प्राप्त करना है, ठीक है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करनी है,
उसको अपना स्वयं का भोजन बनाना है, तो वो एक्टिविटी तो वो स्वयं कर रहा है। ये वो एक्टिविटी जो हो रही है वो किसी दूसरे एलिमेंट के द्वारा हो रही है ना। ये वो एलिमेंट आप नहीं कर रहे हो। प्रकाश देना है तो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश उसे मिल रहा है, आप दे रहे हो नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड उसको ग्रहण करनी है तो जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिल रही है, जिस जिस सोर्स में उसको मिल रही है वो ग्रहण कर रहा है, कि आप दे रहे हो नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ है ना, कोई भी पदार्थ है, उसमें जब उसका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद जैसे से वो आगे बढ़ा तो उसको दोनों तरह से चीज़ें प्रभावित करती है। जैसे हम एक परिवार में रहते हैं तो हमें हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं, ठीक है, माता पिता से लेकर दादा दादी, बहन भाई, चाचा चाची, ये सब प्रभावित करते हैं नहीं करते हैं। कोई ना कोई बात उनकी हमें प्रभावित करती है, उनका नेचर प्रभावित कर सकता है। जहाँ वो काम करते हैं, जिस जिस प्रकार का वो व्यवसाय करते हैं वो हमें प्रभावित कर सकता है, ठीक है। हेल्पिंग नेचर है तो हमें प्रभावित कर सकता है क्या। लेकिन क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपको बाह्य एटमॉस्फेयर भी प्रभावित करता है? तो हाँ, करता है ना, बिल्कुल करता है। हम जिस कल्चर में रह रहे हैं, जो जो चीज़ हम देख रहे हैं वो हम अपनाते हैं। जैसे फास्ट फूड, ठीक है, क्या पहले था आज से 10-15-20 साल पहले? नहीं, लेकिन हम अपना रहे हैं, हम खा रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब एंडोजेनेटिक फोर्स से पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो ठीक उसी प्रकार से जब उन स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है तो उन पर भी बाह्य जो कारक होते हैं, दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं, वो उनको प्रभावित करते हैं। नेचुरल है कि एक चीज़ से उत्पत्ति हो गई, एक चीज़ से जन्म हो गया। अब जन्म होने के बाद क्या उस पर कोई दूसरी एक्टिविटी होगी? तो यस, होगी। पर्वत बना है, पठार बना है, मैदान बना है, या कोई सी भी स्थलाकृति बनी हो, महाद्वीप हो, महासागर हो, कुछ भी, एवरीथिंग जो बनी हुई है उस पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालते हैं। कोई ना कोई कारक उस पर इम्पैक्ट जरूर डालते हैं। बिना इम्पैक्ट डाले वो चीज़ एज इट इज़ या उस चीज़ में परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर वही सारी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं जो हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं कि अंतर्जनिक क्रियाओं में और बाह्यजनिक क्रियाओं में क्या डिफरेंसेस हैं। चलिए देखिए, बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। तो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं जो भी हो रही है ना, उसमें उसका मुख्य सोर्स या मुख्य एनर्जी कहाँ से मिल जाती है? सूर्य द्वारा निर्धारित जो वायुमंडल में ऊर्जा है वहाँ से मिल जाती है। और अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक, जो भी अंतर्जनित शक्तियाँ हैं उसमें जो टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा है उससे भी उनको क्या मिलती है? शक्ति मिलती है, उनको प्रवणता उनको प्राप्त होती है। देखें, गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुपयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुपयुक्त, जो प्रयुक्त नहीं होता है, उस बल को हम क्या बोलेंगे? प्रतिबल कह लेंगे। ठोस पदार्थ में प्रतिबल यानी स्ट्रेस यानी धक्का एवं खिंचाव, पुश एंड पुल से उत्पन्न होता है। जो ठोस पदार्थ होता है ना दोस्तों, उस ठोस पदार्थ में जो प्रतिबल लग रहा है ना, वो प्रतिबल किससे लग रहा है? धक्का दे रहा है, या तो कोई कुछ चीज़ उसको धक्का दे रही हो, या उसमें खिंचाव उत्पन्न हो रहा हो, है ना, कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जिसके माध्यम से वो उत्पन्न होता है। इससे विकृति प्रेरित होती है। धरातल के पदार्थ के सहारे सक्रिय बल अवरूपण प्रतिबल यानी शीयर स्ट्रेसेस, ठीक है, धरातल के पदार्थ के सहारे सक्रिय बल अवरूपण प्रतिबल यानी शीयर स्ट्रेसेस विलगकारी बल यानी अलग करने का कार्य करता है। यही प्रतिबल शैलों एवं धरातल के पदार्थों को तोड़ता है। जो भी हमारी शैलें होती हैं, ये धरातल जो होता है उसको तोड़ता है, यानी वो अलग होने की एक्टिविटी करता है, ये अलग होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अवरूपण या प्रतिबल का परिणाम, अवरूपण प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या विसर्पण फिसलन यानी स्लीपिंग, ठीक है, स्लीपग या स्लीपिंग, ठीक है, फिसलन होता है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं। जो धरातल के पदार्थ होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबल जो होते हैं, यानी कि जो
सोर्स होते हैं, ऐसे सोर्स जो आणविक प्रतिबल को बढ़ाते हैं, उससे भी प्रभावित होते हैं, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन होना, क्रिस्टलन एवं पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः कणों के बीच के बंधन को ढीला करते हैं तथा विलेय पदार्थों को घुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का विकास अपक्षय, अपक्षरण, संचलन, अपर्दन एवं निक्षेपण का मूल कारण बनती रहती है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि किस प्रकार से ये एक्टिविटी उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न होने के पीछे और कौन कौन से कारक यहाँ पर ऐड होते जाते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं इसके अंदर। चूँकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जनिक भू आकृतियाँ प्रक्रियाएँ भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती है। ये नेचुरल है कि जो हमारा जलवायु प्रदेश है वो अलग अलग है, हर जगह एक जैसी जलवायु नहीं पाई जाती, इसलिए बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रियाएँ जो भी हैं वे भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अलग देखने को मिलती हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे पहले वाला जो भी है सब इम्पोर्टेंट ही बात चल रही है सारी, कोई ऐसा नहीं है जहाँ आपको समझने योग्य नहीं है, सब समझने योग्य है। तापक्रम तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायुवीय तत्व हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो ये तापक्रम है, ठीक है, ये वर्षण है, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए सभी तरह के जितने भी जब जलवायु की बात आती है तो जलवायु में समस्त कारक आ जाते हैं, चाहे सूर्य का ताप हो, तापमान हो, वायुदाब हो, वर्षा हो, ठीक है। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के अन्य कारक हैं, यानी वर्षण का एक प्रकार है, वर्षण में सभी तरह के सारे उसमें चाहे वो ओले के रूप में हो या बूंदों के रूप में हो या अन्य किसी प्रकार के वर्षण के रूप में, बादलों का निर्माण के रूप में हो, सभी जलवायु प्रदेश में शामिल कर लिए जाते हैं। सभी बहिर्जनिक भू आकृतीय प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली हम देते हैं अनाच्छादन, यानी जितनी बहिर्जनिक प्रक्रियाएं होती हैं उनको हम सामान्य एक नाम देते हैं अनाच्छादन या डेनुटेशन के अंतर्गत रखा जा सकता है। अनाच्छादन शब्द का अर्थ क्या होता है? निरावृत है ना, निरावृत यानी करना, निरावृत करना या आवरण से हटाना। किसी भी वस्तु को उस आवरण में जहाँ वो निर्मित हुई है वहाँ से उसको हटा देना, पूर्णतः हटा देना और कहीं अन्य जगह ले जाके उसके छोड़ देना। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। अपक्षय है, वृत्त शरण है, मास मूवमेंट है, संचलन है ना, जो भी एक्टिविटी हो रही है उसका संचलन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, ठीक है, परिवहन हो रहा है, आदि सभी इससे सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि किसी भी कोई वस्तु है, कोई आकृति है, ठीक है, उसको किस प्रकार से एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाना है या उसको डिस्पोज कर देना है, निक्षेपण कर देना है, ठीक है, वो चीज़ अनाच्छादन प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है। इससे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा होती है। कोई भी वस्तु यदि है उस पर कोई ना कोई प्रक्रिया हमें करनी है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई बल लगाना होगा। किसी वस्तु को उठाना है, जैसे सपोज यूँ मान लीजिए कि हमें एक पुस्तक है उसको उठाना है, तो उस पुस्तक को उठाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होगी आप उतना ही यूज लगाएंगे। ऐसे तो नहीं आप ज़बरदस्ती उसको बहुत अधिक बल लगाएंगे, नहीं। अब दूसरी जगह यदि आपको एक लोहे की कोई वस्तु उठानी है जो कि बहुत भारी है तो उसके लिए उतना ही बल लगाएंगे और आपको उसको उतने उठाने के लिए उतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर यदि हम किसी भी परिस्थिति में हम कोई अपक्षय कर रहे हैं, अपक्षरण कर रहे हैं, संचलन हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, परिवहन होता है, निक्षेपण होता है, इसके लिए जो भी कारक होते हैं, फैक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, जो टूल्स काम करते हैं वो टूल्स उसी प्रकार के होते हैं, वो उतनी ही शक्ति लगाते हैं, ठीक है। यदि कोई बड़ा पत्थर है, मान लीजिए बहुत बड़ी शिला है और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमें मूवमेंट करना है, उसको गति प्रदान करनी है, उसको उठाना है, अब वो इतना भारी है कि वो 10 व्यक्तियों के बिना वो हिल नहीं सकता। तो क्या एक व्यक्ति के बिना हो सकता है? नहीं। 2 के साथ नहीं। क्या 10 के साथ हो सकता है? हाँ हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि उन 10 व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति जो है वो उतना मोमेंट नहीं दे रहा जितने अन्य दे रहे हैं, या उतनी पावर नहीं दे रहा जितना वो 9 दे रहे हैं, नहीं दे रहे, तो हमें फिर हो सकता है 1 की और आवश्यकता पड़ जाए, 2 की आवश्यकता पड़ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक्टिविटी हम ऐसी कर रहे हैं, एक्टिविटी ऐसी हो रही है कि हमें जितनी पावर की आवश्यकता है उतनी हम लगा रहे हैं, उतनी हम दे रहे हैं।
तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। तो ऐसे जितने भी कारक हैं, चाहे वो नदी के द्वारा हो, चाहे हवा के द्वारा हो, चाहे कितने भी टूल्स हो, ऐसे कोई भी टूल्स हो, जिस भी पदार्थ को जितनी शक्ति की आवश्यकता होगी उसको उतनी शक्ति देनी पड़ेगी, तब जाके वो मूवमेंट करके कहीं और जाएगा। नेक्स्ट, बहिर्जनिक भू आकृतियाँ प्रक्रियाएं एक दूसरे से, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। जैसे अभी हमने बताया, चर्चा की है, जैसा कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित हैं, जो अक्षांशीय, मौसमी एवं जल थल विस्तार में भिन्नता के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी देखिए दोस्तों, क्या है कि पृथ्वी का जो तापीय प्रवणता है, तापीय प्रवणता बिल्कुल अलग अलग है ना, भिन्न भिन्न है। जलवायु प्रदेश की स्थिति भी अलग अलग है, उसका अक्षांश अलग है, मौसमी घटनाएं अलग हैं, जल और थल का विस्तार भी अलग अलग है, कहीं पर थल अधिक है, कहीं पर जल अधिक है, कहीं पर दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से हम क्या देखते हैं, तापमान, वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक हैं, जो कि विभिन्न भू आकृति प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो यहाँ तक ये चीज़ ऐसी थी जहाँ पर हम भू आकृतिक प्रक्रियाओं में जो बहिर्जनिक एक्टिविटी है वो किस प्रकार से निष्पादित हो, कैसे वो की जा सकती है, हम उसकी वहाँ चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वनस्पति का घनत्व, प्रकार एवं वितरण जो प्रमुखतः वर्षा एवं तापक्रम पर निर्भर करते हैं, बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर अपक्षय प्रभाव डालता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। यानी जो भी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं उन पर हम एक ऐसा अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्वों जैसे ऊंचाई में अंतर, दक्षिण मुखी ढालों पर पूर्व व पश्चिमी मुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यता प्राप्ति के कारण स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि हर ढाल अलग अलग प्रकार का होता है, हर ढाल जो होगा वो अलग अलग प्रकार का होगा। कहीं पर सूर्य की किरणें अधिक आएगी, कहीं पर सूर्य की किरणें कम आएगी, कहीं पर वर्षा अधिक हो सकती है, कहीं पर वर्षा कम हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि वो ढाल किस प्रकार का है, कैसा है। और जो भी हम बात कर रहे हैं, चाहे वर्षा के रूप में हो, तापमान के रूप में हो, सूर्य के प्रकाश के रूप में, वो उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा एवं प्रकार, इसकी गहनता, वर्षण, ठीक है, ये भी हमें अलग अलग देखने को मिलती हैं। वाष्पीकरण संबंध है, तापक्रम का दैनिक श्रेणी है, हिमकरण है एवं पिघलन की आवृत्ति है, तुषार है, व्यापन की गहराई है इत्यादि में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर भू आकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती। यानी इस पैराग्राफ में आपको समझाया गया है कि जलवायु प्रदेश की विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं जो अलग अलग देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे अपने इसमें पढ़ा, वाष्पीकरण का संबंध है, तापमान है, तुषार है, ठीक है, हिमकरण है, ये सब हर प्रदेश की अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है। किसी में होती है, किसी में नहीं होती है, और किसी में होती तो बहुत अधिक होती है ना, और किसी में नहीं होती तो बिल्कुल नहीं होती, कहीं पर सामान्य होती है। तो इस पैराग्राफ में हमने पूरा इस चीज़ को देखा है। यदि जलवायु कारक समान हो तो बहिर्जनिक भू आकृतीय प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता शैलों के प्रकार व संरचना पर निर्भर करती है। अब ये बात कहना चाह रहा है कि यदि कहीं पर जलवायु कारक एक समान हो तो अब ये डिपेंड करेगा कि वहाँ की जो शैलें होंगी, वो शैलों की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है। क्या वो आग्नेय शैलें हैं, क्या वो अवसादी हैं, या वो कायांतरित है। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इसको ऐसे समझ लीजिए, आप कक्षा कक्ष के माध्यम समझिए। अब कक्षा कक्ष में पढ़ाने वाला जो टीचर है, अध्यापक है, वो एक ही है। यानी एक हिंदी का टीचर वो पढ़ा रहा है, या किसी अन्य विषय का वो आपको पढ़ा रहा है। तो आप मुझे बताएं, यदि आपकी कक्षा में 20 छात्र बैठे हैं, छात्र छात्राएं बैठे हैं, तो क्या 20 छात्र छात्राएं जो पहला छात्र या छात्रा समझ रहा है तो अन्य 19 भी उसी तरह समझ रहे होंगे क्या? नहीं समझ रहे ना। लेकिन ज्ञान तो जो टीचर है वो ज्ञान बराबर 19-20 लोग जो बैठे हैं उनको वही ज्ञान दे रहा है। ठीक है, वो उन्हें वही चीज़ बता रहा है जो एक को बता रहा है, 5वें नंबर को बता रहा है, या 20वें नंबर को बता रहा है। तो वो एक ही एक्टिविटी प्रोसीजर बता रहा है कि हमें इस तरह से सीखना है ना, इस तरह से समझना है। लेकिन हर व्यक्ति जो है वो अपने अपने माइंड से उस चीज़ को समझ रहा है, उसके और अन्य एग्जाम्पल्स निकाल रहा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों वही बात है कि चट्टानें हैं, मान लीजिए बहुत लंबी लंबी चट्टानें बहुत बड़े बड़े एरिया को कवर कर रही है, तो वहाँ सूर्य का प्रकाश निरंतर एक जैसा आ रहा है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं है। वर्षा हो रही है तो एक जैसी हो रही है। ठीक है,
लेकिन हो सकता है उस चट्टान में कहीं ना कोई ऐसा कोई भाग हो जो या तो बहुत अधिक ठोस हो या बहुत अधिक कैसा हो, तरल हो, सॉरी ठोस हो सकता है, मुलायम हो सकता है ना। एक बहुत बड़ी चट्टान है, उसमें कुछ पदार्थ या कुछ एरिया ऐसा हो जो ठोस हो, या हो सकता है वो कैसा हो, मुलायम हो। तो ये डिपेंड अब किस पे करेगा, ये अब करेगा चट्टान पर। ठीक है, सोर्स तो क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश। सोर्स क्या हो गया, वर्षा या अन्य कोई एक्टिविटी। लेकिन अब वो उस पर किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, उस पूरे क्षेत्र को कैसे प्रभावित कर रही है, उसकी अब स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे एक अध्यापक ने बहुत अच्छा समझाया, 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे का लेक्चर बहुत अच्छे से दिया। लेकिन अब ये बात आती है कि उन 20 जो छात्र छात्रा हैं उनमें से बहुत किसने बहुत जल्दी पिकअप किया, है ना। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो 5 मिनट में पिकअप कर लेते हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं सर, किसी ने 10 में, किसी ने 20 में, किसी ने। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि हर क्षेत्र की जो क्वालिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि जो जलवायु कारक है वो कैसा समान है। लेकिन अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो शैलों की जो सघनता है वो किस प्रकार की है, उसकी गहनता किस प्रकार की है ना, उसकी संरचना किस प्रकार की बनी है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ संरचना में वलन, है ना, वलन किस प्रकार, भ्रंश, संस्तर का पूर्वाभूमिकरण यानी कि ओरिएंटेशन करना है कि वो किस प्रकार का है, झुकाव, जोड़ों की उपस्थिति, अनुपस्थिति, संस्तरण, तल, घटक खनिजों की कठोरता, कोमलता तथा उसकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता एवं अपारगम्यता इत्यादि सम्मिलित माने गए। यानी ये सभी कारक जो है ना वो एक शैल को लेकर गया, यानी रॉक्स को लेकर बात कही गई है कि वो किस प्रकार की है। ठीक है, किस प्रकार की वे हो सकती है। जैसे एक डायग्राम में आपको दिया हुआ है, आप अच्छे समझाएंगे कि इसमें आपको बताया गया है कि नंबर 1 जो है वो सारी की सारी नूतन शैलें, नवीन शैलें, है ना। ये सारी कैसी हैं, नवीन शैलें। अब नवीन शैलें जो हैं सब पे टुंड्रा रीजन की भी है। ठीक है, जो टेगा या पॉडजोल क्षेत्र है वहाँ भी आपको दिया हुआ है, स्टेपी में भी है। तो वहाँ वो किस प्रकार से प्रोसेस करेगी वो वहाँ की कंडीशन पर डिपेंड कर सकता है, करेगा। जैसे नंबर 2 है तो सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन का क्षेत्र, जहाँ बहुत कम रीजन ऐसा होता है जब सूक्ष्म परिवर्तन होता है। सामान्य से अच्छा रासायनिक परिवर्तन का क्षेत्र, ये सभी जो है ये रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर है वो नूतन शैलें हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन का क्षेत्र, थर्ड वाली जो चट्टान है उसमें अलग है। तो इस प्रकार से हम ये चीज़ें देखते हैं। विभिन्न प्रकार की शैलें अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करती है। यानी जो भी नई चट्टानें होती हैं या विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें होती हैं वो हमें क्या देखने को मिलती है, उनकी जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं उनके प्रति विभिन्न प्रतिरोध उत्पन्न करेगी। हर चट्टान का अपना स्ट्रक्चर है, उसका रंग है, रूप है, उसकी संरचना है, तो उसी प्रकार से एक्टिविटी करती है। ठीक है, नेक्स्ट, क्षमता प्रस्तुत करती है। एक विशेष शैल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोधपूर्ण तथा वही दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है। विभिन्न जलवायु दशाओं में एक विशेष प्रकार की शैलें भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों को प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती है। अभी हम यही चर्चा करके आए हैं कि हर शैलों का अपना अपना स्ट्रक्चर है, वो हर शैल जो है, रॉक्स जो है वो अलग अलग बिहेव कर सकती है, प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती है। ये तत्व एवं विभिन्न दरों पर कार्यरत रहती है तथा स्थलाकृति में भिन्नता का कारण बन जाती है। अधिकांश बहिर्जनिक भू आकृतियाँ प्रक्रियाओं के प्रभाव थोड़ा एवं मंद होता है तथा अल्पावधि में अनवगम्य हो सकता है। दीर्घावधि ये सतत शांति के कारण शैलों का तीव्र रूप से प्रभावित करता है। अंततः ये स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्नता यद्यपि मूल रूप से भूपर्पटी के उद्भव से संबंधित है, तथापि धरातल के पदार्थों के प्रकार एवं संरचना में अंतर, भू आकृतिक प्रक्रियाओं एवं उनके सक्रियता दर में अंतर आदि के कारण एक ना एक रूप में विद्यमान रहती है। कुछ बहिर्जनिक भू आकृतियाँ प्रक्रियाओं का यहाँ विस्तृत विवरण दिया गया है। तो नेक्स्ट में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी विभिन्न प्रकार के अपक्षय हैं, अपर्दन की क्रिया होती है,
मास मूवमेंट की एक्टिविटी होती है, ठीक है। रासायनिक एक्टिविटी कैसे है, भौतिक अपक्षय की क्रिया कैसी है और उसमें कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वहाँ एक्टिविटी करते हैं, ठीक है दोस्तों। चैप्टर थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत गहराई से दी हुई है, इसको समझना बहुत गहराई से होगा, यानी एक एक वर्ड को आपको समझना होगा कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।